नमस्कार दोस्तों। हमने मैकियावेली के पहले पार्ट में देखा था कि मैकियावेली ने किस तरीके से राजनीतिक चिंतन के अंदर एक नई विचारधारा को जन्म दिया। आज हम उसके अगले पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि सेकंड पार्ट है मैकियावेली का मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस के अंतर्गत। पहले वीडियो में आपने बहुत अच्छी तरीके से मुझे उत्साहवर्धन सहयोग प्रदान किया, जिसके लिए सभी लोगों का धन्यवाद। सेकंड पार्ट में हम लोग मैकियावेली के मानव स्वभाव और धर्म और राजनीति के ऊपर चिंतन के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से उसने इस संदर्भ में विचार प्रस्तुत किए हैं। आज हम पहले मानव स्वभाव के संबंध में उसके विचारों के ऊपर, मानव स्वभाव के संबंध में विचार जाने, हम उससे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि मानव स्वभाव का चिंतन या मानव स्वभाव को समझने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इसको यहाँ पर मैकियावेली स्पष्ट करता है। मैकियावेली का कहना है कि अगर हम किसी भी देश की शासन व्यवस्था का जब निर्धारण करें, तो निर्धारण करने से पहले वहाँ पर जो राज्य के अंदर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके चरित्र को ध्यान में रखना आवश्यक है। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि उन व्यक्तियों के लिए कौन सी शासन व्यवस्था उपयुक्त हो सकती है, उस शासन व्यवस्था को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर मैकियावेली मानव स्वभाव के चिंतन को प्रारंभ करने से पहले ही कहता है। और मानव स्वभाव का जब चिंतन यहाँ पर प्रस्तुत करता है, तो उसके पीछे के जो विचार जो जन्म लिया है, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, उन विचारों के जन्म के पीछे कुछ एक बैकग्राउंड जो तैयार हुआ है, जिसके कारण मैकियावेली के जो विचार उन्हें जन्म लिया है, उसको अगर हम पॉइंट्सों के आधार पर देखें तो हम देखते हैं कि एक इटली समाज की जो दुर्दशा हुई थी, जिस तरीके से इटली में जो रहने वाले नागरिक थे, उनके अंदर भ्रष्टाचार और अनैतिकता का जो स्तर था वो चरम के ऊपर पहुंच चुका था, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक बात उस राष्ट्र के लिए हो रही थी। एक ये कारण रहा जिसके कारण उसने मानव स्वभाव के ऊपर जो चिंतन प्रस्तुत किया है, उसके ऊपर उसका असर पड़ा। दूसरा, संत समाज पवित्र सेवानोरोला की हत्या। इटली के अंदर जो धर्म के अंदर जो बुराइयां थी, जो कमियां थी, चर्च के अंदर जो कमियां थी, उसमें सुधार के लिए सेवानोरोला ने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए थे। लेकिन उन सुझावों को इम्प्लीमेंट करने के स्थान पर हम देखते हैं कि इटली के अंदर उनकी हत्या कर दी गई, जिसका कि प्रभाव मैकियावेली के ऊपर पड़ा। मैकियावेली ने अपने स्वभाव के चिंतन में उसको इंडिकेट भी किया है। दूसरा, एक और विचार अगर हम देखें तो वहाँ पर है सीजर बोर्जिया की सफलता। मैकियावेली की जो पुस्तक है द प्रिंस, उसका मेन कैरेक्टर के रूप में सीजर बोर्जिया को मैकियावेली ने रखा है। और मैकियावेली ने सीजर बोर्जिया की सफलता को इंडिकेट करते हुए, सीजर बोर्जिया की सफलता को ध्यान में रखते हुए ये निर्देशित किया है कि जिस तरीके से सीजर बोर्जिया ने सफलता प्राप्त की, उसने मानव स्वभाव के चिंतन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था इटली के लोगों का। उसके आधार पर उसने अपनी शासन व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया और उस आधार पर वो सफल हुआ। अगले पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो पोप जैसे उच्च पदस्थ धर्माचार्यों का चारित्रिक पतन की घटनाएं लगातार समाज के अंदर हमें देखने को मिल रही थी इटली के अंदर उस तात्कालिक समय में, जिसका कि प्रभाव भी मानव स्वभाव का चिंतन करते समय मैकियावेली के विचारों में हमें देखने को मिलता है। मैकियावेली ने जो मानव स्वभाव के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें कही, जिस आधार पर हम उसको समझाने का प्रयास कर सकते हैं कि मनुष्य स्वभाव से कैसा होता है। मैकियावेली मनुष्य स्वभाव के संदर्भ में जब अपना चिंतन प्रस्तुत करता है, विचार देना प्रारंभ करता है, तो कहता है कि मनुष्य स्वभाव से बहुत स्वार्थी है, दानवी प्रवृत्ति वाला है और दुष्ट होता है। स्वार्थी भी होता है, दानवी प्रवृत्ति भी उसके अंदर होती है और दुष्ट भी होता है। वो चंचल स्वभाव का होता है, तनिक में किस बात पर वो रहता है, किसी दूसरी बात पर वो चला जाता है। असत्य बोलने वाला, कायर, लोभी, उच्च श्रेणी का स्वार्थी, वासनाओं का दास, और सबसे बड़ी बात पाखंडी होता है। पाखंडी से इन सेंस कि वो जो स्वभाव समाज के अंदर दिखाने का प्रयास करता है, वास्तव में वो स्वभाव उसका होता नहीं है, जो उसके अंदर मन के अंदर, अंतर्गत मन के अंदर स्थापित रहता है। महत्वपूर्ण बात मैकियावेली यहाँ पर मनुष्य के स्वभाव के संदर्भ में कहता है कि मनुष्य जो ऊपर से दिखता है वो वास्तविक तौर पर नहीं होता है। और मैकियावेली कि कुछ महत्वपूर्ण कोट हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं कि मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करता है जब तक कि उसका स्वार्थ सिद्ध हो। मैकियावेली कहता है कि जैसे ही मनुष्य का स्वार्थ पूरा हुआ, वो
व्यक्ति से दूर होने का प्रयास करने लगता है। मनुष्य पशु के समान है जो केवल विवश किए जाने पर ही अच्छे कार्य करता है। जिस तरीके से पशु को हम डराकर, धमकाकर या डंडा मारकर हम उससे सही तरीके से कार्य करवा पाते हैं, वैसे ही मनुष्य भी है जो केवल विवश किए जाने पर, यानी कड़े कानूनों का पालन करने पर ही ठीक ढंग से नियमों का पालन करेंगे, अन्यथा वो राज्य के कानूनों की भी अवहेलना कर सकते हैं। इसी बात कही है कि मनुष्य का संपत्ति से प्रेम अगाध है। संपत्ति से वो इतना अधिक प्रेम करता है कि यहाँ पर मैकियावेली ने कहा है कि मनुष्य एक बार को अपने पिता की हत्या को भूल सकता है, लेकिन जिसने उसकी संपत्ति को छीना है उसे वो कभी भी माफ नहीं करता, कभी भी भूलता नहीं। आगे हम देखते हैं मैकियावेली के धर्म और नैतिकता के ऊपर विचार। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि मैकियावेली को आधुनिक युग का पिता कहा गया और मध्य युग का अंत करने वाला कहा गया। तो ये मध्य युग का अंत करने वाला और आधुनिक युग का पिता जो कहा गया, उसके पीछे मुख्य कारण है उसके धर्म और नैतिकता के ऊपर विचार। जिस तरीके से उसने जो मध्य युग के अंदर धर्म और नैतिकता के ऊपर जो धारणाएं चली आ रही थी, जिसने राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया था, वहीं पर मैकियावेली ने यहाँ पर जो विचार दिए हैं, जिसके कारण मैकियावेली का एक अलग स्थान मध्य युग के बाद प्रारंभ हुआ है और इसने राजनीतिक चिंतन के अंदर इसको एक अलग कैटेगरी में भी डिवाइड करने का काम किया है। जिस तरीके से हम देखते हैं मध्य युग में चर्च का और धार्मिक संस्थानों का जो महत्व बहुत ज़्यादा था, उसके ऊपर बिल्कुल विपरीत विचार प्रस्तुत करते हुए मैकियावेली ने यहाँ पर कहा है कि देवी कानून का अस्तित्व राज्य में नहीं होता। अगर राज्य किसी आधार पर चल सकता है तो वह राज्य के कानून के आधार पर चल सकता है, देवी कानून के ऊपर कभी भी संचालित नहीं हो सकता। उसने कहा, स्पष्ट कहा है कि देवी कानून के अस्तित्व को राज्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा, मानव के परलौकिक उद्देश्य को वो नकार देता। इस तरीके से हमने देखा कि मध्य युग में जो धर्म थे, धर्म के प्रमुख संस्थान थे, चर्च थे, उनका एक मुख्य उद्देश्य था कि किस तरीके से मानव के परलौकिक उद्देश्यों को सफल बनाया जाए, उसके ऊपर वो ध्यान केंद्रित कराते थे लोगों का। मैकियावेली ने उसको नकार दिया कि मनुष्य के परलौकिक उद्देश्य कुछ नहीं है, जो है इस जीवन में है, परलोक में किसने क्या देखा है। और मानव जीवन का लक्ष्य मैकियावेली के अनुसार कि इस जीवन में सुख की प्राप्ति करना है। इस जीवन में अगर सुख प्राप्त है तो वही सर्वश्रेष्ठ है। मैकियावेली ने एक जगह कोट किया, न तो कोई प्राकृतिक कानून है, ना कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कोई अधिकार, राजनीति को नैतिकता से पूर्णतः पृथक होना चाहिए। उसने कहा कि राजनीति को नैतिकता या धर्म से बांध करके नहीं रखना चाहिए, वो पूर्णतः पृथक होनी चाहिए। और उसके आगे कहता है कि साध्य ही साधनों का उचित है। अगर सफलता है तो साधन सब उचित होंगे। इस पर हम आगे और बात करेंगे कि साध्य और साधन के संदर्भ में मैकियावेली किन महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करता है। मैकियावेली ने नैतिकता के ऊपर विचार देते हुए नैतिकता को दो भागों में विभक्त किया है। एक है व्यक्तिगत नैतिकता और दूसरी जन नैतिकता। जहाँ तक व्यक्तिगत नैतिकता का संबंध है तो व्यक्तिगत नैतिकता को मैकियावेली ने राजा या शासक से संबंधित कर किया है, वहीं जन नैतिकता का संबंध आम जनता या राज्य में रहने वाले सामान्य नागरिकों से है। अब हम समझने का प्रयास करें कि व्यक्तिगत नैतिकता और जन नैतिकता किस तरीके से। अगर व्यक्तिगत नैतिकता के ऊपर बात करें तो ये सिर्फ राजा से संबंधित है और राजा को वो व्यक्तिगत नैतिकता के आधार पर किसी भी प्रकार के बंधनों में नहीं बांधता। यहाँ पर ये बहुत स्पष्ट बात है कि वो राजा को किसी भी तरीके के बंधन में नहीं बांधता। वो कहता है कि राजा सब बंधनों से मुक्त है। राजा को, दूसरी बात वो कहता है कि राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, जो अभी हमने शुरुआत में देखा था कि साध्य ही साधनों का औचित्य है, तीसरे पॉइंट के रूप में भी है। वहां पर राजा को सिर्फ राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, साधन नैतिक है अनैतिक है इसके ऊपर गौर नहीं करना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैकियावेली को पूर्व के जितने भी राजनीतिक विचारक रहे हैं उनसे अलग श्रेणी में ला करके खड़ा करता है। धर्म राज्य की अधीनता में है, उसके बराबर या ऊपर नहीं। जैसे कि मध्य युग के चिंतन में हमने देखा था, मध्य युग के चिंतन में राजनीति से ऊपर, राज्य से ऊपर धर्म का स्थान था। मैकियावेली ने यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि राज्य के अंतर्गत धर्म आता है,
वो उसके बराबर भी नहीं है, ना ही उससे ऊपर है। मैकियावेली ने कहा कि जरूरत पर जो चीज़ काम आए वो सबसे अच्छी है, उसके लिए वो उचित है, अनुचित है, नैतिक है, अनैतिक है, इसका कोई भी ज्ञान नहीं रखना चाहिए। और जनता का प्रमुख उद्देश्य है कि राजा के द्वारा या राज्य के द्वारा जो आदेश प्राप्त हुए हैं उनका पालन करना, यही उनके अनुसार जन नैतिकता का अर्थ है। मैकियावेली ने एक जगह कहा है कि मेरे मन में उन लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है जो नेक हैं लेकिन पराजित होते हैं, क्योंकि एक अच्छा लेकिन हारा हुआ व्यक्ति अच्छाई का सबसे बुरा विज्ञापन होता है। उसकी दशा को देखकर दूसरे लोग अच्छा व्यक्ति बनने से कतराते हैं। इसलिए सफलता सबसे महत्वपूर्ण चीज है मैकियावेली के अनुसार। धर्म और नैतिकता से अलग करने के पीछे अगर हम उसके कारणों के ऊपर विचार करें तो हम देखते हैं कि राज्य के अंदर व्यक्तिगत हितों की श्रेष्ठता के ऊपर उसने विचार देखे हमने, और पोप के जो आचरण थे उससे भी लोगों का धर्म के प्रति रुझान कम होते चले जा रहा था। धार्मिक शिक्षा से लोगों का रुझान कम हो रहा था। यथार्थवादी दृष्टिकोण जो आ रहा था उसके आधार पर भी धर्म और राजनीति से महत्व कम होते चले जा रहा था। और सीजर बोर्जिया की सफलता भी एक महत्वपूर्ण पहलू थी, जिसने कि धर्म और राजनीति से नैतिकता को अलग करने, धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग करने के पीछे मैकियावेली को प्रोत्साहित किया। कुछ महत्वपूर्ण विचार अगर हम देखें, परिभाषित किया गया है कि कोकर के द्वारा मैकियावेली को आधुनिक चिंतन के रूप में माने जाने के जो मुख्य दो कारण हैं वो है, पहला कि मैकियावेली ने जो कुछ भी लिखा है उसकी पुष्टि के प्रमाण के लिए उसने धार्मिक ग्रंथों की बजाय इतिहास को जुटाया। उसने इतिहास को सहारा लेकर के अपने विचारों को पुष्टि की है। दूसरा, उसने राजनीतिक प्रश्नों का परीक्षण धार्मिक और आध्यात्मिक और सामाजिक आचार विचार से मुक्त होकर की। एक महत्वपूर्ण बात थी। डनिंग के अनुसार मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता से उदासीन है। वैसे ही वह धर्म के विरुद्ध नहीं बल्कि धर्म विहीन है। सेबाइन के अनुसार राज्य एक सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में मैकियावेली की लेखनी से ही पहली बार अभिव्यक्त हुई।